हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम लोग कुछ अलग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज मैं आपके साथ कुछ स्टोरी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रही हूँ। ये स्टोरी प्रॉब्लम्स बेसिकली जो पूछे जाते हैं वो आपके मॉड्यूल में, आपके टेक्स्ट बुक में जो इलस्ट्रेशंस आए हैं या फिर कुछ केस लॉज डिस्कस किए रहते हैं, उसी के हिसाब से ये स्टोरी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। इसमें आपका ओपिनियन पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए आप जब पढ़ाई करते हो तो आपका टेक्स्ट बुक या आपका मॉड्यूल, उसमें जो इलस्ट्रेशंस दिए हैं या फिर उसमें जो केस लॉज दिए हैं वो बहुत केयरफुली स्टडी कीजिए। आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स या स्टोरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रॉब्लम, ध्यान से सुनना। X has two properties, property A and property B. Mr. X sells property A to Mr. Y, but puts a condition that Y should not construct more than one story on property A, so that property B shall have good light and free air. Whether condition imposed by X is valid under the Transfer of Property Act. ठीक है। अभी ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या पूछा है कि X के पास दो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी A एंड प्रॉपर्टी B। अभी मिस्टर X ने प्रॉपर्टी A जो है वो मिस्टर Y को सेल कर दी है, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन इम्पोज की है कि Y अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहता है तो करे, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन कहाँ तक होगा, फर्स्ट फ्लोर तक ही परमिसिबल है। अगर वो सोचता है कि मुझे फर्स्ट फ्लोर के बाद उसके ऊपर और कंस्ट्रक्शन करना है तो उसे वहाँ परमिशन नहीं है। तो ये जो कंडीशन है, वेदर इट इज वैलिड और इनवैलिड अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अभी जो बच्चों ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ा है उनको जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपके सामने क्या आया, अरे यार ये कुछ रिस्ट्रिक्शन हुआ क्या, ये तो प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने परचेस की है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी इसमें हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 11 डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सेक्शन 11 जो है, इट प्रोहिबिट्स रिस्ट्रेंट ऑन एंजॉयमेंट, ठीक है। मतलब एंजॉयमेंट, जब प्रॉपर्टी आप एंजॉय कर रहे हो तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट लगाता है तो वो कहाँ प्रोहिबिट किया जाता है, सेक्शन 11 में प्रोहिबिट किया जाता है, ठीक है। सेक्शन 11 प्रोवाइड्स दैट रिस्ट्रेंट ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज इनवैलिड, वो इनवैलिड है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। अभी मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर बी को सेल कर दी, लेकिन उसके साथ उसके ऊपर कुछ कंडीशन लगा दी कि ये जो प्रॉपर्टी बी ने परचेस की है वो प्रॉपर्टी में सिर्फ बी ही रहेगा। मतलब प्रॉपर्टी मतलब कुछ हाउस है, अगर वो घर है तो घर में बी की फैमिली आएगी, उसके मेहमान आएंगे, उसके फ्रेंड्स आएंगे, लेकिन ए ने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ बी ही रहेगा, बी ही आएगा, बी ही जाएगा, सिर्फ बी। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये कैसा है, ये इनवैलिड रिस्ट्रिक्शन है, करेक्ट है। अभी सेक्शन 11 में रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज किए हैं वो इनवैलिड बता दिए, ठीक है। लेकिन सेक्शन 11 में एक्सेप्शन दिया है, वो एक्सेप्शन क्या है वो देखते हैं। इफ द ट्रांसफरर ओन्स अनदर पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ही मे फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट प्रॉपर्टी इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब अगर किसी पर्सन के पास दो प्रॉपर्टीज है और दो प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए, मतलब प्रॉपर्टी जब वो एंजॉय कर रहा है तो उसे एंजॉयमेंट मिले, वो प्रॉपर्टी के बेनिफिट मिले,
इसलिए वो अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो वो रिस्ट्रिक्शन कैसा है, वो रिस्ट्रिक्शन वैलिड है। वही आपको वर्ड प्रॉब्लम में पूछा है कि x के पास दो प्रॉपर्टीज थी, एक बेच दी, दूसरी प्रॉपर्टी x के पास है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी A के ऊपर अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो प्रॉपर्टी B में जो रहने वाला मिस्टर X है उसे वहाँ पर लाइट नहीं मिलेगा, उसको फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, इसलिए उसने रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि मिस्टर Y जो है वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर के आगे उसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। इसीलिए ये जो कंडीशन है ये कंडीशन वैलिड है। द कंडीशन इज वैलिड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। उसमें आपको क्या लिखना है, Section 11 provides that where any condition has been made in respect of one immovable property for securing the beneficial enjoyment of another property is valid, but it should be imposed without affecting rights of transferor and transferee. क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनना, ये प्रॉब्लम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है। ये किसी केस लॉ के ऊपर बेस्ड है। देखो, X द फादर ऑफ अ बॉय ऑफ मैरिजेबल एज एंड Y द फादर ऑफ अ गर्ल हु वॉज टू बी मैरिड टू बॉय agreed that each of them shall pay a sum of money to the boy who was to take up the new responsibilities of married life. After the demise of both the contracting parties, the boy sued the executor of his father-in-law and his father. Whether suit of the boy is maintainable against the executor of his father-in-law under the Indian Contract Act 1872. चलो अब बोलो कि वो सूट मेंटेनेबल है या नहीं। इसमें आप लोगों को एक हिंट देती हूँ। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट सिव बट स्ट्रेंजर टू अ बेनिफिट कैन सिव, इसमें ये डिस्कशन हुआ था। उसमें और एक टर्म हम लोगों ने देखा था, दैट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स it means the relation between the parties in a contract which entitles them to sue each other but prevents third party to do so. इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज है वो पार्टीज है सिर्फ एंटाइटल है कि वो अपने राइट्स को क्लेम करें, या फिर डैमेजेस हो तो वो क्लेम कर सकता है। कोई थर्ड पार्टी आके वो डैमेजेस या फिर उनके राइट्स क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अभी इसमें जो केस लॉ उन्होंने पूछा है वो है ट्विडल वर्सेस एटकिंसन। याद आया कुछ? करेक्ट। तो सेम फैक्ट्स आपको पूछे हैं और पूछा है कि वेदर दैट सूट वाज मेंटेनेबल और नॉट, ठीक है। अभी ये जो केस था इसमें क्या हुआ था, सेम ही हुआ था। मतलब शादी करने वाला लड़का और शादी करने वाली लड़की दोनों के फादर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जो शादी करने वाला लड़का है उसे कुछ अमाउंट हम लोग पे करेंगे, लेकिन दोनों फादर की डेथ के बाद वो जो शादी करने वाला लड़का था उसने क्लेम किया, सूट फाइल किया, तो वो सूट मेंटेनेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका आंसर क्या आना चाहिए, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट स्यू अंडर इंग्लिश एज वेल एज इंडियन लॉ फॉर वांट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हिज बेनिफिट, ठीक है। इसीलिए द सूट was not maintainable as the boy was not a party to the contract. क्लियर है? ओके। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।